In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, hope you all are fine, safe, and healthy. As you know, that in my previous lecture, lecture number 1, I have started to translate you lesson number 8. And the title of lesson number 8 is The Gulistan of Sadi. Hope that you are remember that we have not completed the translation of parable number 1. So in my lecture number 2, I am going to start from the very line where I have broken the sequence yesterday. Now we are going to move forward for the completion of the parable number 2 by translating the whole slide and the whole passage. तो बेटे रिकॉल योर मेमोरी, याद कीजिएगा हम एक ऐसी पैराबल में वो पैराबल नंबर 1 पढ़ रहे थे जिसमें एक ईरानी गुलाम और एक बादशाह दे वर सेलिंग इन द सेम बोट। कश्ती को तूफान ने घेर लिया और सिवाय उस ईरानी गुलाम के किसी ने शोर शराबा ना किया। तो वहां एक सर्जन मौजूद था। ही आस्क्ड दैट two persons has to pull that traveler or pull that Persian slave into the sea। तो देखिएगा बेटा उसने एक बहुत अजीब सा ऑर्डर दिया कि उस गुलाम को जो कि ऑलरेडी इतना अफ्रेड था उसको पानी में फेंक दिया जाए, यानी मरे पे 100 दुरे। एक तो वो ऑलरेडी इतना खौफजदा था, ऊपर से सर्जन ने ये ऑर्डर दिया कि उसको पानी में फेंक दिया जाए। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट। Two persons threw him in the sea। दो आदमियों ने उसे समंदर में फेंक दिया। And when he was about to be drowned, और जब वो डूबने वाला था, they pulled him back to the boat। वो उसको कश्ती में वापस ले आए, यानी उन्होंने उसे खींच कर कश्ती में वापस खींच लिया। And he clung। क्लंग कहते हैं बेटा चिमट जाना, मजबूती से पकड़ लेना। और सिनोनिम देखिएगा, हैंग ऑन, क्लच, ग्रिप, अटैच, क्लैस्प। द स्टर्न, स्टर्न कहते हैं हम बैक, रियर और टेल कि जो जहाज का पिछला हिस्सा होता है, अकबी हिस्सा होता है, उसको हम स्टर्न कहते हैं। विथ बोथ ऑफ हिज हैंड्स, तो उसने जहाज के अकबी हिस्से को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। देन ही सैट डाउन इन अ कॉर्नर। कॉर्नर कहते हैं हम एक किनारा, कोना, नुक, कैविटी, निच, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंड रिमेन्ड क्वाइट, क्या वो एक कोने में बैठ गया और खामोश हो गया, यानी उसने चुप साध ली। दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज, स्ट्रेंज यानी अजीब, अनयूजुअल, ऑड, एबनॉर्मल, सरप्राइजिंग टू द किंग। ये बात बादशाह को बहुत अजीब लगी। हम यूं भी कह सकते हैं ये बात बादशाह को बहुत जो हैरान कर गई। यूं भी कह सकते हैं कि ये बात बादशाह के लिए बहुत ताज्जुब आमेज थी। हु कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड द विजडम इन द एक्शन टेकन बाय द सर्जेंट। क्या कॉम्प्रीहेंड कहते हैं हम बेटा समझना, अंडरस्टैंड, टेक इन और एप्रीहेंड। कि ये बात बादशाह को बहुत अजीब लगी जो कि सर्जेंट के इस एक्शन में यानी इस अमल में छुपी हुई हिकमत को ना समझ सका। द एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और उसने उसके बारे में दरियाफ्त किया, यानी उसने सर्जन से इसके बारे में पूछा। द सर्जन रिप्लाइड, सर्जन ने जवाब दिया, बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्रॉन ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी। के डूब जाने के खतरे के तजर्बे से पहले उसे तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं था, वो तहफ़्फ़ुज़ के बारे में नहीं जानता था। सेफ्टी कहते हैं बेटे हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, और इसके सिनोनिम्स देखिएगा, सेफनेस, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। के डूब जाने के खतरे से पहले उसे कश्ती के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं था, कश्ती के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में नहीं जानता था। ए मैन डज नॉट रियलाइज द वर्थ, वर्थ बेटा कहते हैं कदर कीमत को, अहमियत को।
merit, value, importance of safety from the misfortune. misfortune बेटा कहते हैं हम मुसीबत, तकलीफ, कोई बदकिस्मती, trouble, adversity, mishap, misadventure, के एक आदमी को मुसीबत से तहफ़्फ़ुज़ की कदरों कीमत का उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं होता until he has tasted it, जब तक कि वो उसका सामना ना कर ले या जब तक वो उसका मजा ना चख ले। तो टेस्टेड के बेटा सिनोनिम्स देखिएगा, एक्सपीरियंस, अंडरगो, इनकाउंटर। सो बेटे, for your convenience and easiness, I am going to translate the whole remaining part of parable number 1 in Urdu. Listen to it carefully बेटे। दो आदमियों ने इसे समंदर में फेंक दिया और जो वो डूबने वाला था तो उन्होंने उसे वापस खींच लिया, और वो जहाज के अकबी हिस्से से अपने दोनों हाथों से उसने जहाज के अकबी हिस्से को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। तब वो एक कोने में बैठ गया और चुप साध ली। ये बात बादशाह को बहुत हैरत अंगेज लगी, जो कि सर्जन के इस अमल में छुपी हिकमत को ना जान सका और उसके बारे में दरियाफ्त किया। सर्जन ने जवाब दिया कि डूब जाने के खतरे के तजर्बे से पहले उसे कश्ती के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं था या कश्ती के तहफ़्फ़ुज़ को नहीं जानता था। एक आदमी को उस वक्त तक मुसीबत से हिफाजत की कदरों कीमत का अंदाज़ा नहीं होता जब तक कि वो उसका सामना ना कर ले या जब तक कि वो उसका मज़ा ना चख ले। तो बेटे, दिस वाज योर parable number 1. Now what we gather from this parable number 1, what was the moral lesson we collected from this parable number 1? So beta, please see this parable teaches us a lesson that we should boldly face the challenges and danger of life, कि जब तक हम जिंदगी के खतरात और चैलेंजेस को बोल्डली फेस नहीं करते, सामना नहीं करते, जो है हम किसी भी खौफ पे काबू नहीं पा सकते। सो वी हैव टू फेस द चैलेंजेस एंड डेंजर boldly. We never got over being afraid of things if we won't face them. कि हम उस वक्त तक अपने खौफ पर, चीज़ों के बारे में जो हमें खौफ होता है, काबू नहीं पाते जब तक कि हम उसका सामना नहीं कर लेते। वी शुड नॉट बी फोबिक ओवर लिटिल थिंग्स, एंड सेम आइडिया वी कैन गैदर फ्रॉम शेख सादीज फॉलोइंग कोट। ये बात जो है, जो कि हमने इस पैराबल में पढ़ी है, शेख सादी ने अपनी छोटी छोटी जो नसीहत आमोज बातें या जो उनकी कोटेशंस हैं उनमें भी मिलती हैं। तो एक एग्जाम्पल बेटे, हेयर आई हैव रिटन फॉर योर convenience and for your understanding, have patience, सब्र करें, all things are, बर्दाश्त करें, all things are difficult before they become easy, कि तमाम चीज़ें मुश्किल होती हैं आसान होने से पहले। यानी पहले शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब आप उसको फेस करते हो तो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाती हैं। आप याद करिए इस चीज़ को, मैं लिंक करूँगी प्ले नंबर 1 जो आपने पढ़ा था द हीट लाइटनिंग में। उसमें आपने देखा होगा कि जो लड़की थी वो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग से, आसमानी बिजली से बहुत ज़्यादा खौफजदा थी, और सेकंड मैन ने उसे यही समझाया था कि यू कैन नॉट गेट ओवर योर फोबिया, यू कैन नॉट गेट ओवर योर फियर अनलेस यू फेस इट। कि अगर अब जब तक इसका सामना नहीं करेंगी, बिजली को, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग को देखेंगी नहीं, इसको फील नहीं करेंगी, तो क्या होगा, आप अपने इस खौफ से छुटकारा नहीं पाएंगी। तो देखिए, सेम द आइडिया इज फ्लोटेड बाय Sheikh Sade in this parable number 1. So hope so you have well understood it, bete. Now dear students, I am moving forward to your parable number 2. Parable number 2 is very interesting, short and easy to understand. इसका भी moral lesson बेटा मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगी after the completion of this slide or this parable. It is related that while a deer was being roasted for Nosherwan, a king of Persia, famous for his justice, no salt could be found. कहा जाता है, यह बयान किया जाता है कि एक ईरानी बादशाह नौशेरवा, जो कि अपने अदलो इंसाफ के लिए मशहूर था, जब उसके लिए एक हरन भूना जा रहा था तो नो साल्ट कुड बी फाउंड, तो नमक ना मिल सका।
A boy was sent to a village to bring some salt. एक लड़के को गांव भेजा गया कि वो नमक ले आए. The boy brought it. लड़का उस नमक को ले आया and presented it to the king. और बादशाह को पेश किया. जी बेटे, बादशाह को पेश किया. Who asked whether he had paid for it. जिसने उससे ये पूछा कि whether he had paid for it, क्या उसने इस नमक की कीमत अदा की है. No, said the boy. लड़के ने कहा नहीं. Pay for the salt, said the king. बादशाह ने कहा नमक की कीमत अदा कीजिए. Lest it should become a custom. ऐसा ना हो कि रिवाज पड़ जाए. कस्टम बेटे कहते हैं आदत, रिवाज, रूटीन. प्रैक्टिस, हैबिट, रूटीन, रूल. ऐसा ना हो कि ये आदत पड़ जाए. अब किस चीज़ की आदत पड़ जाए, यानी कीमत अदा किए बगैर चीज़ खरीदने की आदत की बात हो रही है. एंड द विलेज बी रोइंड, और गांव तबाह हो जाए. तो रोइंड के बेटे सिनोनिम स्पॉइल्ड, wrecked, destroyed. Having been asked what harm could arise from such a trifling demand. ट्रिफलिंग बेटा कहते हैं मामूली, हकीर, अदना, नाकिस उर्दू में. और सिनोनिम देखिएगा स्लाइट, ट्रिवियल, लिमिटेड. डिमांड कहते हैं किसी चीज़ का मुतालबा करना, कोई चीज़ तलब करना. तो बेटे ट्रांसलेशन देखिएगा. बादशाह ने कहा नमक की कीमत अदा करो, ऐसा ना हो कि ये रिवाज पड़ जाए और गांव तबाह हो जाए. जब उससे ये पूछा गया कि इतनी मामूली सी चीज के मुतालबे पर क्या नुकसान हो सकता है. वेरी इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट स्लाइड में इसका लिंक होगा. अगेन आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट फॉर योर कन्वीनियंस. ये कहा जाता है कि एक ईरानी बादशाह नौशेरवा, नौशेरवा उस बादशाह का नाम था, कि ईरानी बादशाह नौशेरवा जो कि अपने अदलो इंसाफ के लिए मशहूर था, जब उसके लिए एक हरन भूना जा रहा था तो नमक ना मिल सका. एक लड़के को नमक लाने के लिए गांव भेजा गया. जब लड़का उसको ले आया और बादशाह को पेश किया, तो बादशाह ने उसे इस्तफसार किया कि क्या उसने नमक की कीमत अदा की है. लड़के ने जवाब दिया नहीं. तो बादशाह ने कहा नमक की कीमत अदा करो, ऐसा ना हो कि ये रिवाज पड़ जाए, यानी मुफ्त चीज़ लेने का रिवाज पड़ जाए. वो आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि मुफ्त चीज़ लेने का रिवाज पड़ जाए और गांव तबाह हो जाए. जब उससे ये पूछा गया कि इतनी मामूली सी चीज़, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि बगैर पैसों के लेने के, यानी इतनी मामूली सी चीज़ के डिमांड करने पर, मुतालबा करने पर क्या नुकसान हो सकता है. तो आगे से देखिएगा बादशाह ने क्या कहा. सेड द किंग. बादशाह ने कहा द फाउंडेशन, बेसिस, ग्राउंड, जस्टिफिकेशन. फाउंडेशन बेटा कहते हैं हम बुनियाद को, और ऑपरेशन हम कहते हैं जुल्म को, जबरो इस्तबदाद को, तशद्दुद को. जिसके सिनोनिम्स हैं बेटे टायरनी, क्रुएलिटी, ब्रूटैलिटी. कि जुल्म की इब्तदा, जुल्म की बुनियाद वहाँ स्मॉल इन द वर्ल्ड, दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी थी, मामूली थी. हु एवर एनलार्ज्ड इट. एनलार्ज कहते हैं बड़ा कर देना, इजाफा कर देना, बढ़ा देना. तो बेटे इसके सिनोनिम्स देखिएगा. एक्सटेंड, मैग्नीफाई, विजडम, सॉरी वाइडन. तो क्या कि जिस किसी ने भी, या जिस शख्स ने भी, या जिन लोगों ने भी इसमें इजाफा किया, सो डैट इट रीच इट्स प्रेजेंट मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड बेटा कहते हैं हुजम, जिसामत, साइज. और सिनोनिम देखिएगा प्रोपोर्शन, वॉल्यूम, वेट, क्वांटिटी. के जी जिस किसी ने भी इसमें इजाफा किया यहाँ तक कि ये अपने मौजूदा हुज्जम को पहुँच गया, इज़ एट फॉल्ट, तो वही गलती पर हैं, तो वही लोग कसूरवार हैं. तो सिनोनिम्स बेटे टू ब्लेम, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. तो देखिएगा कि जिस किसी ने भी
इसको बढ़ाया, इसमें इजाफा किया, यहाँ तक कि ये मौजूदा हुजम को पहुंच गया, तो वही लोग कसूरवार हैं। इफ द किंग ईट्स वन एप्पल, बहुत प्यारी बात किया यहाँ शेख सादी ने, बेटे गौर कीजिएगा। इफ द किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम द गार्डन ऑफ ए सब्जेक्ट, कि अगर एक बादशाह अपने रियाया यानी अपने लोगों के बाग से एक सेब खाता है, his slaves will pull down the whole tree, तो उसके गुलाम पूरा दरख्त ही जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यानी अगर बादशाह एक छोटा सा यानी जुल्म करता है, तो उसके जो लोग हैं उससे बढ़कर जुल्म करेंगे। For 5 eggs which the king allows to be taken by force, the people belonging to his army will put 1,000 falls on the spit। बहुत खूबसूरत बात। कहता है कि 5 अंडों के बदले में जिनको बादशाह इजाजत देता है कि वह बज़ौर ताकत ले लें, तो लोग जिनका ताल्लुक उसकी आर्मी से, उसकी फौज से होता है, तो उसकी फौज से मुतलका लोग हजारों मुर्गियों को, हजारों परिंदों को सीखों पर चढ़ा देंगे, यानी भून कर खा जाएंगे। बहुत प्यारी बात है। अब देखिएगा वो दोबारा क्या वो कहता है कि अगर 5 अंडों के बदले में जिसको बादशाह बजौर इजाजत देता है, लेने के लिए इजाजत देता है, तो उसकी फौज के मुतलका लोग हजारों मुर्गियों को सीखों पर चढ़ा देंगे, यानी भून कर खा जाएंगे। अ टायरेंट, तो देखिएगा ये 3 जो लाइन्स हैं बेटा, इसमें ही इसका मोरल लेसन जो है, इसमें ही जो है पिन्हा है, यहीं से हम गैदर कर सकते हैं। बहुत प्यारा सेंटेंस है, बहुत प्यारी कोट है। अ टायरेंट डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड। टायरेंट हम कहते हैं जालिम को, जुल्म करने वाले को। ओप्रेसर, ऑटोक्रेट, डिक्टेटर। डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड, एक जालिम दुनिया में हमेशा बाकी नहीं रहता। बट द कर्स, कर्स हम कहते हैं बेटा लानत मलामत को। लानत मलामत जिसके सिनोनिम्स हैं बेटे, डैमनेशन, स्कॉल्डिंग, रिब्यूक, स्लेंडर, इंसल्ट। ये बेटे यहाँ इंसल्ट होना था, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है जी। ऑन हिम एबाइड्स फॉरएवर। एबाइड का मतलब होता है रहना, लिव ऑन, परसिस्ट, विथस्टैंड, रिमेन। कि एक जालिम दुनिया में हमेशा बाकी नहीं रहता, लेकिन जो उसके ऊपर लानत मलामत की जाती है, लेकिन जो उस पर फटकार की जाती है, वो हमेशा हमेशा रहती है। तो बेटे वेरी ब्यूटीफुल पैराबल, वी हैव गैदर्ड वेरी ब्यूटीफुल लेसन फ्रॉम इट। तो for your convenience I am going to translate the whole slide into Urdu, please ponder over it। दुनिया में जुल्म की बुनियाद मामूली थी, हकीर थी, छोटी थी, अदना थी। दुनिया में जुल्म की बुनियाद मामूली थी, बादशाह ने कहा। जिसने इसमें इजाफा किया कि यहाँ तक ये अपने मौजूदा हुज्जम में, मौजूदा जिसामत तक पहुँच गया, वो कसूरवार है। अगर एक बादशाह अपनी रियाया के बाग से एक सेब खाता है, तो उसके गुलाम पूरे दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। 5 अंडों के इवज जिसको बादशाह बजौर लेने की इजाजत देता है, तो उसकी फौज के मुतल्लिका लोग हजारों मुर्गियों को सीखों पर चढ़ा देंगे। एक जालिम दुनिया में हमेशा बाकी नहीं रहता, लेकिन जो उस पर लानत मलामत की जाती है, वो हमेशा हमेशा बाकी रहती है। तो बेटे नाउ वी कैन गैदर मोरल लेसन फ्रॉम पैराबल 2, कि इस पैराबल से हमें क्या नसीहत हासिल होती है, हमें क्या अखलाकी सबक मिलता है। तो देखिएगा बेटे, दिस पैराबल टीच अस ए लेसन दैट ऑपरेशन एंड क्रूएलिटी शुड बी निप्ड इन द बड। कि ये जो जुल्मों तशद्दुद है, ये जो जबर इस्तबदाद है, ये जो नाइंसाफ़ी होती है, उसको जड़ से ही
उखाड़ देना चाहिए, उसको जड़ में ही दबा देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। यानी शुरू से ही, जैसे कि एक मशहूर प्रोवर्ब भी है कि निप द इवल इन द बड, कि उसको फूल कर पिनपने से पहले ही, उसकी कोंपल को फूल कर जो है उसको पिनपने से पहले ही उसका कला कमा कर देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। एंड वी शुड नॉट कमिट अ सिन कंसीडरिंग इट टू बी ट्रिवियल, और हमें किसी भी गुनाह को मामूली और छोटा गुनाह समझकर कभी भी उसका इर्तकाब नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी गुनाह को करते रहते हैं कि ये तो बिल्कुल अदना है, मामूली है, ये तो गुनाह सगीरा है, तो वी शुडंट डू दैट। तो बेटे, here your parable number 2 has come to an end. I think I have to say you Allah Hafiz for time being. Inshallah Ta'ala, in my lecture number 3 on Gulistan of Sadi, I will be in front of you with new zest, with new zeal, with new enthusiasm. Hope you have well understood it and got very beautiful lesson from these parables. तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बेटे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।